नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बेटे का कर्जा। विवेक और प्रिया जैसे ही एक बड़े 5 स्टार होटल में प्रवेश करते हैं, सामने टेबल पर बैठे हुए बुजुर्ग दंपति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रिया दनाती हुई उनके पास गई और चीखते हुए बोली, देखो जरा अपने माता पिता को। कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं और इधर होटल में खाना खाने आए हैं। वाह रे वाह, बुढ़ापे में होटल में खाने का शौक चढ़ा है। अभी कर्ज उतारने का टेंशन नहीं है इन लोगों को कि पैसे बचाएं और कर्ज उतारे। होटल में खाने आए हैं। बहुत देर से बहू की बातों को सुनते हुए अलका जी ने ऐसा कड़क जवाब दिया कि उनकी बहू प्रिया फिर एक शब्द भी बोल ना पाई। दरअसल नरेश जी और उनकी पत्नी अलका जी एक छोटे से गांव में रहा करते थे और नरेश जी एक आम नागरिक थे जो कि अपनी खेती से मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। उनका एक बेटा और 3 बेटियां थी। बचपन से ही उनका बेटा उनकी आंखों का तारा था। वह अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। समय के साथ साथ उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी सारी बेटियों के हाथ पीले कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई थी और वह अपने बेटे के भविष्य पर जितना ध्यान देते थे उतना अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने तो शुरू से ही बस एक बात सोच रखी थी कि बस बेटियां 18 साल की हो जाए तो उनके हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। और इसलिए उन्होंने शुरू से ही बेटियों की पढ़ाई पर कोई खास गौर नहीं किया। उनकी बेटियां वही गांव में घर और खेतों का काम संभाला करती और उसके बाद समय निकाल कर थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी, वरना अपने घर के कामों में ही लगी रहती थी। उनकी जिंदगी लगभग रुकी हुई थी। सभी बहनों में छोटी बहन फिर भी थोड़ी होशियार थी और पढ़ना भी चाहती थी। पर जब उनकी बड़ी बेटी 19 वर्ष की हुई तो उसके साथ ही उन्होंने छोटी बेटी की भी शादी करवा दी, जबकि वह अभी 18 की भी पूरी नहीं हुई थी। उसने तो बहुत मना किया और कहा कि मेरी शादी जबरदस्ती मत करवाओ। अभी मैं बहुत छोटी हूँ। कानूनी तौर पर इतनी छोटी लड़की की शादी करवाना ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग मेरी शादी मत करवाओ। लेकिन बेटियां कहाँ माँ बाप के आगे जीत पाती हैं। जब माँ बाप ने रो रो कर गिरा गिरा कर उससे कहा तो वह भी मान गई। आखिरकार माँ बाप की इज्जत जो रखनी थी और बेचारी शादी के लिए उसने भी हामी भर दी। सभी बेटियों की तो शादी हो चुकी थी, बचा था तो इकलौता बेटा। अब इधर भी लोग अपने बेटे पर पूरा ध्यान देते, उसकी पढ़ाई लिखाई पर जितना हो पाता उतना खर्च करते। यहाँ तक कि 12वीं के बाद उसे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने शहर भी भेज दिया, जबकि उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। खूब मेहनत की, दिन रात काम किया और बेटे को आशीर्वाद देकर शहर पढ़ने के लिए आखिरकार भेज ही दिया। अब समय भला किसी के लिए कहाँ रुकता है। समय के साथ साथ छोटी बहन के जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही थी। वह अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति भी ठीक था। उसने अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा कि यदि तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और इधर छोटी बहन ने अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। वह डेली स्कूल नहीं जाती, लेकिन उसके पति उसे पेपर दिलाने तो ले जाया करते थे। बाकी की पढ़ाई वह घर रहकर आसपास के टीचरों की मदद से करती। और इधर नरेश जी का बेटा, जो कि बड़ा ही बदतमीज और कामचोर किस्म का था, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। उसके माँ बाप तो जबरदस्ती उसकी जिंदगी को धक्का लगा रहे थे, वरना वह तो आगे बढ़ने के लायक ही नहीं था। लेकिन माँ बाप ने तो ठान लिया था कि बेटियों का तो हो गया जो होना था,
बाकी उनका उद्देश्य अपने बेटे को आगे बढ़ाना था। वह हमेशा ही अपनी बेटियों को अपने बेटे से कम आंकते थे और फिर उनके बेटे ने उनके साथ जो किया उसकी उम्मीद भी उन्होंने कभी नहीं की थी। इधर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए वह दुनिया भर का कर्ज लिए जा रहे थे, बस यह सोचकर कि एक दिन जब इसकी नौकरी लग जाएगी और यह बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम सारे पैसे लौटा ही देंगे। इसीलिए हमें अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए जो बन पड़े हमें वह करना चाहिए। यही सोचकर अपने बेटे के लिए, उसके भविष्य के लिए अपने ऊपर दुनिया भर का खर्च करते रहे। खर्च के पैसे ज्यादा बढ़ जाने के कारण बेचारे नरेश जी और अलका जी दोनों बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्ज जो था। लेकिन फिर भी एक दूसरे को ही समझा देते कि बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ लेगा और फिर हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोनों अपने बेटों के आगे बढ़ने में लगे हुए थे। देखते ही देखते वह समय भी नजदीक आ गया जब उनका बेटा अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका था। उनकी बेटी भी अब अच्छी पढ़ाई करके एक बहुत अच्छी नौकरी करने लगी थी। अब वह भी घर के खर्चों में हाथ बटाने लगी थी। इधर उसका भाई जो कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसने शुरू से कभी पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाया था। शुरू से ही उसे जिस चीज की जरूरत थी वह चीज उसे दे दी गई, चाहे मुश्किल से हो या आसानी से हो। वह चीज उसके माँ बाप ने जब उसे जरूरत थी तब दिला ही दी, जिसके कारण आज वह इतना लापरवाह हो गया था कि आज वह कुछ नहीं करना चाहता था। वह तो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होकर रह गया था। लेकिन अब जीवन भर उसके माँ बाप तो उसका खर्च नहीं चला सकते थे ना, इसलिए उसे खुद भी तो कुछ करना ही था। और फिर अब उसकी शादी की भी उम्र हो चुकी थी, तो उसकी माँ बाप यही चाहते थे कि वह जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि वह अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा दे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कि उनका बेटा कितना नालायक निकल सकता है। कॉलेज से निकलने के बाद उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि बेटा किसी ढंग की जगह नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि घर में तो पैसे आते रहेंगे और तुझे रोजगार भी मिलेगा। और फिर हमने तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लोगों से दुनिया भर का कर्ज लिया है। अब अगर तू ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा तो काम कैसे चलेगा? बेटा, हमारे पास तेरे अलावा कोई धन संपत्ति नहीं है। हमने किसी और चीज पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ तेरे भविष्य को बनाने पर ध्यान दिया है। तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से अच्छी कराने की कोशिश की है हमने। अब तो तू बस जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ ले, फिर हम भी कुछ सोचते हैं, क्योंकि कर्ज निपटाने के बाद तेरी शादी करने के बारे में भी तो सोचना है ना। तब वह अपने माँ बाप की हर बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाता रहा। अब उसने नौकरी भी लगा ली, शहर में नौकरी करने लगा। और उसकी नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब जल्द से जल्द वह कर्ज उतार दे और अपने बेटे की शादी करवाएं। इधर उनके बेटे ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। उसने नौकरी करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने लिए। उसके माँ बाप ने अब तक उसके लिए जो भी किया उसे उस चीज से कोई मतलब नहीं था, और ना ही अपने माँ बाप के कष्ट से कोई मतलब था। वह अपने पैसे जोड़ता रहा। माँ बाप ने भी इसलिए पैसे नहीं मांगे कि शायद वह पैसों को इकट्ठा करके रख रहा है। उन्होंने अपने बेटे से जब बात की तो वह बोला, हाँ मम्मी पापा, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। आप लोग अपने पैसों से घर का खर्चा चलाइए और मैं अपने पैसों को जोड़कर चलता हूँ। तभी तो हम लोग कर्ज के पैसे जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए लिए थे
उन्हें दे पाऊंगा? और फिर अगर हर महीने के पैसे ऐसे ही छोटी-मोटी चीजों में खर्च करेंगे, तो कर्ज कैसे चुका पाएंगे? बेटे की बात सुनकर दोनों माँ-बाप भी बड़े खुश हो गए कि हमारा बेटा कितना समझदार है। हमारे बिना कुछ कहे ही वह सब कुछ समझ गया। बस माँ-बाप जैसे भी करके पैसे कमाते और पैसे से उनके घर के सभी खर्च चलते। यहाँ तक कि बेटे की बाइक के पेट्रोल का खर्च भी उनके माँ-बाप ही उठा रहे थे और बेटे को ऑफिस जाने के लिए बाइक भी दिलवा दी थी। तो उसका खर्चा भी अब और बढ़ गया। दिन प्रतिदिन अब तक लगभग 1 साल बीतने को आया। तो नरेश जी ने अपने बेटे को पास बिठाया और उससे बात की कि बेटा, अब तेरे पास कुछ पैसे तो जमा हो गए होंगे ना? अब तू एक काम कर, तू अब पैसे लाकर मुझे दे दे, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जदार का बहुत दबाव है। वे लोग आए दिन मुझे धमकाते रहते हैं। ऐसे में अब उनके पैसे देना बहुत जरूरी हो गया है। सारे नहीं तो थोड़े थोड़े ही सही, पर कुछ पैसे तो दे दूंगा, तो कम से कम वे लोग शोर तो नहीं मचाएंगे। इसलिए कल तू पैसे लाकर मुझे दे देना। ठीक है। तब तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अगले दिन अपने घर वह कुछ और ही लेकर आ गया। वह अपने साथ एक लड़की को लेकर आया और अपने माँ बाप से बोला कि पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। फिर हम दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, लेकिन बाकी सभी रस्मों रिवाज के साथ मैं इससे शादी करूंगा और आपके आशीर्वाद से ही फिर इसलिए मैं इसको यहाँ आज आपसे मिलवाने लाया हूँ। नरेश जी उस लड़की को देखकर एकदम तिलमिला गए और अपने बेटे से गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझसे कुछ और ही मांगा था और तू तो कुछ और ही ले आया। इसका मैं क्या करूं? बता मुझे कि मैं क्या करूं इसका? तुझे शादी की इतनी जल्दी पड़ी थी कि नौकरी करने गया कि नहीं और इस लड़की को लेकर चला आया? अरे, हमने क्या तेरे बारे में सोचा नहीं था? आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही थी। क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था कि एक बार सारा कर्ज उतर जाए, उसके बाद हम तेरी शादी ब्याह के बारे में भी सोचेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा लगता है जैसे तेरी उम्र निकल गई थी शादी की, जो तुझे इतनी जल्दी हो रही थी। गुस्से में नरेश जी कह रहे थे और वह इतना सब कहे ही जा रहे थे, तो उनका बेटा बोला, बस पापा, आप मेरी होने वाली पत्नी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। गांव में रहकर आपकी सोच भी इतनी ही छोटी हो गई है। जब देखो तब पैसा पैसा करते रहते हो। अरे, मैंने नौकरी अपने लिए लगाई है, आप लोगों के लिए। अगर कमा कमा कर आप लोगों को देता रहूं तो फिर बहुत अच्छा, और अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया तो मुझे ताने सुनाने लगे। सचमुच पापा, दुनिया कितनी स्वार्थी है। जब माँ बाप ही अपने बच्चों के बारे में ना सोचे तो किसी और से क्या ही उम्मीद करनी। इस बात को सुनकर नरेश जी को और गुस्सा आ गया और बोले, क्या कहा तूने? स्वार्थी? अब हम दोनों स्वार्थी हो गए हैं? क्या नहीं किया हमने तेरे लिए? जो हमारे बस में नहीं था, वह खुशियां भी हमने तुझे खरीद कर दी। चाहे कैसे भी किया हो, कहीं से भी किया हो, पर तूने जो मांगा हमने तुझे ला कर दिया। और आज जब तू इस लायक हो गया कि खुद कमाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तब तुझे हम स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। आज जब हमें तेरे सहारे की जरूरत है, तब तेरे लिए हम स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी हम नहीं, बल्कि तू हो गया है, जिसने नौकरी लगते ही केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसे अपने माँ बाप से, उनके दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से। जो तुझे करना है तू वह कर रहा है। हमारे कहने या ना कहने से तुझ पर भला कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। जब थोड़ी देर ऐसे ही बहस होती रही, तो अलका जी ने अपने पति नरेश जी को समझाया और कहा कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया।
अब इसे बदला नहीं जा सकता। इसने शादी कर ली है तो अब यह लड़की इस घर की बहू हुई। इससे पहले कि पूरे गांव में बात फैले और बदनामी हो, इससे पहले हम खुद ही इनके फेरे करवा देते हैं, जिससे कम से कम गांव में बदनामी तो नहीं होगी। जैसे तैसे उन्होंने नरेश जी को समझाया और उन्होंने उस लड़की को घर में आने दिया। अभी तक तो नरेश जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। लेकिन अब जब उनकी पत्नी ने समझाया तो उन्होंने पूरे गांव वालों के सामने अपने बेटे और उस लड़की के फेरे डालने के लिए हामी भर दी और उन्होंने अपने बेटे की शादी सबके सामने उस लड़की से करा दी। वह लड़की बहू के रूप में उनके घर आ गई। कुछ दिनों तक तो दोनों ठीक रहे। फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे ने अपने पापा से कहा, पिताजी, हम दोनों शहर में ही कमरा लेकर किराए पर रह लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गांव के माहौल और शहर के माहौल में कितना अंतर होता है। यह शुरू से ही शहर में रही है। गांव में एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसे तो मैं इसे अपने साथ लेकर शहर में ही रहने के लिए चला जाऊं। हर महीने यहाँ आकर आपको पैसे दे जाया करूंगा या फिर आपके खाते में पैसे डाल दिया करूंगा। अगले महीने ही मैं इकट्ठे हुए सारे पैसे लेकर यहाँ आ जाऊंगा। तब आप धीरे धीरे अपना कर्जदार का हिसाब कर देना। ठीक है। नरेश जी सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उसे रोक भी तो नहीं सकते थे। अब उनकी हालात बद से बदतर होते जा रही थी, क्योंकि अपने बेटे के चक्कर में उन्होंने इतना कर्जा ले लिया था कि अब यदि वह इस तरीके से खेती करके पूरे जीवन भी यदि कर्जदार को देते, तब भी वह कर्जा पूरा नहीं चुका पाएंगे और उन्हें अपना बेटा अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींचता हुआ नजर भी आ रहा था। तो इसके कारण वह और ज्यादा चिंतित थे कि पता नहीं अब क्या होगा। बेटे को तो अब रोकने का कोई फायदा नहीं है और इसलिए उसे जाने दिया। अब बेटा और बहू दोनों ही घर से जा चुके थे। नरेश जी अपनी पत्नी अलका जी के साथ घर में अकेले रह गए। दोनों एक दूसरे से बातें करके ही अपना मन हल्का कर लिया करते थे। परेशानी तो उन्हें इस बात की थी कि अब आने वाले समय में स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक पैसा तो नहीं था, ऊपर से कर्ज इतना था कि वह चुका भी ना सके और कर्जदार उन्हें आए दिन धमकियां देते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बेचारे नरेश जी की स्थिति और ज्यादा दयनीय होती जा रही थी। वे दिन रात कर्ज की चिंता में डूबे ही रहते थे और इधर उनका बेटा एक बार घर से निकल गया तो दोबारा अपने माँ बाप की सुध लेना भी उसने जरूरी नहीं समझा। जब माँ बाप ने कई बार उसे फोन किया, तब जाकर वह एक दिन आया और अपने पिताजी के हाथ में 10,000 रुपए थमाकर बोला, ये लो पैसे और इन्हें अपने और इन पैसों से अपने कर्जदार का मुंह बंद करवा देना। उन 10,000 को देखकर नरेश जी का माथा ठनक गया और वह अपने बेटे से बोले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इन 10,000 में मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा? तेरे स्कूल की पढ़ाई तक तो मैंने खुद ही जैसे तैसे बोझ ढोया। फिर तेरे कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैंने हर साल 50,000 का खर्चा उठाया और तेरे हॉस्टल के खर्चे का सारा पैसा मैंने दूसरों से कर्ज पर मांग कर तुझे दिया था। यहाँ तक कि तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी तेरी बाइक भी मैंने उधारी के पैसों से ही निकलवाई है। इस वक्त मुझ पर कम से कम 2 लाख का कर्जा है और तू कह रहा है कि 10,000 में मैं कर्जदार का मुंह बंद कर दूं। तुझे शर्म नाम की चीज है? तूने मुझसे पिछले 1 साल में यह कहकर शांत रखा था कि पापा मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, आप इकट्ठा करके सारे पैसे कर्जदार को दे देना। क्या 1 साल में तुझसे ये 10,000 जुड़े हैं? बता कि 1 साल तक तूने क्या किया उन पैसों का जो तेरे पास 10,000 ही बचे हैं। जब नरेश जी गुस्से में चिल्लाने लगे तो उल्टा उनका बेटा उनसे ही तेज आवाज में बोला, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं कुछ भी करूं, आपको हर चीज से परेशानी है। जब मैंने शादी की तो आपको उससे परेशानी थी,
अब जब मैं आपको कर्ज निपटाने के लिए पैसा दे रहा हूँ, तो आपको इससे भी परेशानी है। अरे, अभी दिए हैं, तो धीरे-धीरे करके और भी तो देता रहूँगा। चुका देना कर्जा, कौन-सा आफ़त आ रही है? इस पर नरेश जी बोले, मैंने जिनसे पैसे लिए हैं ना, वह मेरे कोई रिश्तेदार या सगे-संबंधी नहीं है। अब तक मैंने उनसे जितना पैसा लिया था, उस पर ब्याज लगाकर वह पैसा इतना बढ़ चुका है कि कम से कम मैं तो उसे चुका नहीं सकता। और पिछले 1 साल में वह और ज़्यादा बढ़ गया है। 1 साल से अगर तू थोड़े-थोड़े पैसे दे रहा होता, तो आज ना तो वह पैसा इतना बढ़ता और ना ही मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। तू तो पढ़ा लिखा है ना, हिसाब किताब लगाकर देख ले। अगर मैं ऐसे हिसाब से पैसे देता रहा, तो क्या मैं इस जीवन इसका कर्ज को चुका भी पाऊंगा कभी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतना किया तो हर साल में मेरे ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ जाया करेगा। अब उन दोनों में जरा सी बहस क्या हुई, बेटे ने नखरे में उन 10,000 को उठाकर भी ले गया। बेचारे नरेश जी वहीं खड़े के खड़े देखते रह गए। अलका जी भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, पर वह गुस्से में तमतमाता हुआ निकल गया और मुड़कर नहीं देखा। और अब तो उसने अपने माँ-बाप का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। वे दोनों बेचारे उन्हें फ़ोन करते, करते रहते, लेकिन वह था कि फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं लेता था। अब तो बेचारे नरेश जी और उनकी पत्नी अलका जी की जिंदगी नर्क समान हो रही थी। इधर कर्जदार ने उनका जीना हराम कर रखा था, उधर उनके बेटे ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। उनके पास जमीन जायदाद के नाम पर थोड़ी सी खेती थी। जब अधिक समझ न आया, तो उन्होंने अपने उस खेत को बेचने के बारे में सोचा, जिससे वह थोड़ा बहुत कर्जा चुका सके। एक दिन अचानक उनकी छोटी बेटी और दामाद उनके घर आ गए। तब उनकी छोटी बेटी पढ़ाई लिखाई करके एक कॉलेज में पढ़ाने जाने लगी थी और वह खुद भी पढ़ी लिखी थी और आधुनिक दुनिया का सारा ज्ञान भी था। अचानक आई तो उसने अपने माँ पापा की बातों को सुन लिया, लेकिन नरेश जी और अलका जी ने जैसे ही उन्हें देखा, तो दोनों चुप हो गए और अपनी परेशानी को भुलाकर अपने दामाद जी का स्वागत किया। दोनों को अंदर बुलाकर बिठाया, चाय नाश्ता करवाया। अब जब वे दोपहर के समय बैठे थे, तब छोटी बेटी ने पूछा, पापा, अभी आप क्या बात कर रहे थे? कर्ज के बारे में? जमीन को बेचने के बारे में? क्या सचमुच आप जमीन बेचना चाहते हैं? नरेश जी ने तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब नरेश जी इधर-उधर गए, तो अलका जी की बेटी अपनी माँ से पूछने लगी। तब उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। यह सुनकर उनकी बेटी बोली, माँ, आपने हर वह चीज समय से पहले भाई को दी। इस वजह से आज भी उन इसी वजह से आज भी उनकी नजर में आपकी कोई कदर नहीं है। ऐसा नालायक इंसान है आपका बेटा, जिसके पीछे आपने इतना सब किया, वो आपको यहाँ छोड़कर अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। हमें तो कुछ करना होगा, वरना पापा तो टेंशन में घुट-घुट कर रह जाएंगे। अब उन्होंने बेटी से बात की उस जमीन का, जिसे वह पूरा बेचने का सोच रहे थे। उनकी बेटी ने उन्हें समझाया कि जमीन को कैसे बेचना सही रहेगा। बेटी और दामाद ने साथ दिया और उन्होंने अपनी उस जमीन में से एक प्लॉट बेच दिया। उसमें से उन्होंने थोड़ा-थोड़ा पैसा कर्जदार को दिया और बाकी पैसा उन्होंने अपनी आय का साधन बनाने में लगा दिया। अब उनकी बेटी और दामाद ने अपने ससुर के लिए शहर में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी और उस दुकान में थोड़े पैसे लगवा दिए और दुकान अच्छी तरह से तैयार होने के बाद अब वे दोनों उस दुकान से ही कमाने लगे थे। अब दोनों बुजुर्ग अपने अपने बेटे पर किसी तरह से आश्रित नहीं रह गए थे। इधर उन्होंने बाकी के बचे हुए खेत पर खेती बाड़ी करवाना शुरू कर दिया, जिससे सालाना कुछ रुपए की मदद हो जाती थी और दोनों को खाने के लिए भला कितना ही चाहिए। दोनों का खर्चा आसानी से चलता रहता। कुछ समय तक तो उनकी दुकान शहर में बहुत ही सामान्य से चली और कुछ दिनों तक तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दुकान में पैसे लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके सारे पैसे लगभग डूब ही गए, लेकिन कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा दृष्टि से उनकी दुकान चल पड़ी और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी।
दुकान से जो भी पैसे आते हुए उन्हें जोड़कर चलते। नरेश जी ने अलका जी के साथ एक गांव के ही पढ़े लिखे लड़के को दुकान पर काम पर रखवा दिया और खुद उन्होंने कोई और काम करने के बारे में सोचा। अब उन्होंने अगले 2-4 महीने में ही एक नई दुकान भी तैयार करवा ली। अपना घर बेचकर उन्होंने नई दुकान खोली और उस दुकान में ही उन्होंने किराने का सारा सामान भर लिया। यह दुकान पिछली दुकान से भी 2 गुनी बड़ी थी और मार्केट के बीचों बीच में थी। इसलिए शुरू शुरू में पैसा तो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा, लेकिन अब वह दुकान जोरों से चल पड़ी। अब तो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे वे लोग। दुकान से ही उनके घर के सारे खर्चे भी चल रहे थे और बाकी के सभी काम दुकान से ही हो जाया करते थे। इधर बेटा और बहू दोनों शहर में ही रह रहे थे। अब दोनों माँ बाप अपने अपने काम में लगे थे। अलका जी ने एक दुकान को संभाला और नरेश जी ने दूसरी दुकान पर काम संभालने के साथ में मदद करने के लिए उन्होंने 2-3 लड़कों को अपनी अपनी दुकानों पर रख लिया। खुद आराम से बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते। अब तो कुछ महीने में ही उन्होंने अपना और अच्छा हिसाब किताब बना लिया। अपने कर्जदार को एक एक करके उन्होंने उनका कर्जा चुकाना शुरू कर दिया। लगभग 2 से 3 साल के भीतर भीतर ही उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया और बस अब अपनी बेटी का ही लेन देन किया करते थे। साथ साथ आमदनी बढ़ी और उन्होंने शहर में ही अपना घर भी बना लिया। 3 मंजिला घर में एक फ्लोर पर खुद रहते थे और 2 फ्लोर किराए पर चढ़ा दिया। समय के साथ उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा। एक दिन दोनों बुजुर्ग दंपति अपने जीवन के सभी दुखों, समस्याओं, कष्टों को दूर हो जाने पर पूजा चढ़ाने मंदिर गए। वापस लौटते समय नरेश जी अपनी पत्नी अलका से कहा, चलो आज हम बड़े होटल में खाना खाते हैं। अब तो जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं है। अलका जी भी हामी भर देती हैं। दोनों होटल में पहुंचते हैं और अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। तभी अचानक से उनकी बहू उनके सामने आती है और बिना कुछ पूछे, बिना अपना कोई कर्तव्य निभाए चिल्लाते हुए कहती हैं, यह देखो तुम्हारे माता पिता इतने बड़े होटल में बैठकर खा रहे हैं। देखो बुढ़ापे में इन्हें 5 स्टार होटल में खाने का शौक चढ़ा है। एक तरफ तो बोलते हैं इनके पास पैसे नहीं है, कर्ज चुकाना है, और दूसरी तरफ इतने बड़े होटल में ऐश कर रहे हैं। अभी कर्ज चुकाने का टेंशन नहीं है इनको, जो इतना खर्च कर रहे हैं। बहुत देर से अलका जी अपनी बहू की बात सुन रही थी। फिर खड़ी होकर कहा, तुम कौन होती हो हमसे इस बात का जवाब लेने वाली कि हम इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? हमें कर्जा चुकाने की टेंशन है या नहीं? यह कर्जा हमने अपने लिए नहीं लिया था। तुम जिस पति के पैसे पर ऐश कर रही हो, उस पति को पैसे कमाने लायक बनाने के लिए हमने कर्ज लिया था। अरे हमें क्या पड़ी है कर्ज उतारने की? आखिरकार कर्ज तो तुम्हारे इस स्वार्थी पति के लिए लिया था, तो कर्ज तो इससे चुकाना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुमसे शादी करते ही बस शहर जाकर बस गया। अपने माता पिता को तो अकेला छोड़ दिया उन कर्जदार के बीच कर्ज चुकाने के लिए। इसे तो अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। और बात रही इस होटल में खाने की, तो यह होटल तेरे बाप का नहीं जो हम यहाँ नहीं आ सकते हैं और नहीं खा सकते हैं। हटो मेरे सामने से, मेरा खाना आ गया है। पूरी भरी हुई होटल में सबके सामने अलका जी के मुंह से इतने कड़वे जवाब सुनकर प्रिया और विवेक शर्म से नजर झुकाए हुए होटल से निकल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।